So children, this being the last chapter, why IC has included this chapter in the syllabus, ये प्रैक्टिकली मेरे को लगता है आईसी काउंसिल को खुद भी नहीं पता, बिकॉज ये जो यहाँ पे कंटेंट है सम मैथमेटिकल टूल्स यूज्ड इन इकोनॉमिक्स, ये एक्चुअली एक जेनेरिक चैप्टर होना चाहिए था, बट जो इसमें कॉन्सेप्ट लिखा गया है टेक्स्ट में चिल्ड्रन, दिस कॉन्सेप्ट इज रिटन विद रेफरेंस टू अ स्पेशल थियोरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इस थ्योरी को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि हमको कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस एज वेल एज मेजर्स टू करेक्ट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पता लग जाए। सो अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, तो यू वुड सिंपली से अ पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस, एंड इफ आई आस्क कि भाई डिफ्लेशन का क्या मतलब होता है, तो आप बोलेंगे पीरियड ऑफ फॉलिंग प्राइसेस। बट इन्फ्लेशन होता किस वजह से है? पूरी कंट्री में डिमांड ज्यादा है गुड्स एंड सर्विसेज की, बट सप्लाई कम। और डिफ्लेशन किस वजह से होता है चिल्ड्रन? पूरी कंट्री में सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम। सो इस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के कॉज, कॉन्सिक्वेंस एंड मेजर्स टू करेक्ट को पढ़ने के लिए हमें एक मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी पढ़नी पड़ती है, दैट इज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और वहां पे जो आप ग्राफिकल और अलजेब्रिक इक्वेशंस यूज करते हैं चिल्ड्रन, सेम इस चैप्टर में यूज की गई हैं। तो ये सम मैथमेटिकल टूल्स यूज्ड इन इकोनॉमिक्स नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए सम मैथमेटिकल टूल्स यूज्ड टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये इस चैप्टर का ठीक ठीक नाम होना चाहिए था, बट पता नहीं क्यों ऐसी 11th क्लास में पढ़ाता है। इट इज फार फ्रॉम द लॉजिक ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टू अंडरस्टैंड। चलिए, तो अब ये सब तो टाइम पास चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ पे आपको बेसिकली मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। तो मैथ्स में तो टीचर्स जनरली पढ़ा देते हैं, बट इकोनॉमिक्स में ये कैसे काम आता है, चलिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों। अ फंक्शन इज अ रिलेशनशिप अमंग टू और मोर वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखूं x इक्वल्स टू f और ब्रैकेट में y, तो इसको हम एक तरह का इक्वेशन बोलेंगे। और इस इक्वेशन को पढ़ेंगे कैसे? इस इक्वेशन को पढ़ने का एक तरीका है, x इज द फंक्शन ऑफ y। कहने का मतलब, अगर y की वैल्यू चेंज होती है तो डेफिनेटली x की वैल्यू भी चेंज होगी। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं चिल्ड्रन, ध्यान दीजिएगा बात पे। मान लीजिए कि सो कॉल्ड f इज 5 एंड y इज 4, तो x का आंसर क्या आ जाएगा चिल्ड्रन? 20। मैं f को चेंज नहीं करूंगा, वेयर एज y की वैल्यू को मैंने 6 कर दिया। व्हाट इज 5 इंटू 6 चिल्ड्रन? 30। So this is called as x is the function of y। मतलब whensoever y में change आएगा, definitely x will also change। So we are assuming here f to be exactly constant। Got it clear? कुछ और लिख के आपको दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे बच्चों। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यू आर अ कंज्यूमर, और आप बाजार जाते हैं चिल्ड्रन, एंड इफ आई से कि कमोडिटी 1 रुपए की है, कुछ दिन बाद उसका दाम बढ़ के 2 रुपए हो गया, फिर 3 रुपए हो गया, फिर 4 रुपए हो गया, फिर 5 रुपए हो गया। तो एज अ कंज्यूमर आप कब इस कमोडिटी को सबसे ज्यादा खरीदेंगे बच्चों? जब ये प्राइस सबसे कम होगी। लेट अस से यू बाय 100 यूनिट्स। जब प्राइस 2 रुपए हो गया, मान लीजिए आपने 80 यूनिट्स खरीदे। प्राइस 3 रुपए हो गया तो आपने खरीदे 60 यूनिट्स। प्राइस 4 रुपए हो गया तो आपने खरीदे 40। और प्राइस 5 रुपए हो गया तो आपने कितने खरीदे? 20। इस चीज को हम बोलेंगे कि प्राइस के चेंज होने से सो कॉल्ड किस चीज में चेंज आ रहा है बच्चों? क्वांटिटी में। फिर से आप मेरे को जवाब देंगे बच्चों, प्राइस के चेंज होने से किस चीज में चेंज आ रहा है? क्वांटिटी में। क्वांटिटी। तो कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्राइस क्वांटिटी के ऊपर या क्वांटिटी प्राइस के ऊपर? क्वांटिटी प्राइस के ऊपर। क्वांटिटी प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर प्राइस बढ़ रही है तो यू आर बैकिंग ऑफ फ्रॉम द मार्केट एंड विलिंग टू बाय लेस, और प्राइस घट रही है तो यू आर बीइंग अट्रैक्टेड विद दैट कॉज एंड विलिंग टू बाय मोर। तो प्राइस हो गया चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आई रिपीट चिल्ड्रन, प्राइस is an independent variable। और so called demand, quantity demanded is a dependent variable। तो जो जिसके भरोसे पे चलता है, whatsoever your parents would say you will follow that। तो वो जो बोलेंगे आप उसको फॉलो करेंगे। तो यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स, ऐसा ही बोला जाएगा ना बच्चों।
तो आप है डिपेंडेंट वेरिएबल और पापा मम्मी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसको स्टैटिस्टिकली कुछ ऐसा लिखा जाता है चिल्ड्रन, dx इक्वल्स टू f ब्रैकेट ओपन, ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा, px pr y t c f e डॉट 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 डॉट। अब बच्चे बोलेंगे सर ये सब क्या कहानी है? ये कहानी बहुत ही आसान है समझने के लिए चिल्ड्रन, ये कहानी बहुत ही आसान है, आप बस इसको लिखते जाइए, मैं एक एक करके आपको सब एक्सप्लेन करता हूं, नॉट टू वरी एट ऑल चिल्ड्रन। चलिए बी क्विक जल्दी से आप लिख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा चैप्टर इज व्हाट ऑल अबाउट। क्विकली, अब ये बच्चों जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ये क्लास 12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में आईएससी स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा आप सबको। ये एक्चुअली डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हैं। आई रिपीट चिल्ड्रन, डिमांड के डिटर्मिनेंट्स मतलब व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स जिससे एक कंज्यूमर की डिमांड पे इफेक्ट आता है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, यहां पे आपने जो क्वांटिटी शब्द लिखा हुआ देखा, इट इज एक्चुअली द विलिंगनेस ऑफ द कंज्यूमर टू बाय एट दीज ऑल्टरनेटिव प्राइसेस। इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं डिमांड। एक्स का मतलब एक्स कमोडिटी, कुछ भी हो सकता है, कॉफी हो सकती है, शर्ट हो सकता है, कार हो सकती है, हाउस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो इफ आई से कि मार्केट में जब दाम किसी चीज का बढ़ता है तो मैक्सिमम देखा गया है कि कंज्यूमर्स भाग जाते हैं बाजार से, बट क्या मेडिसिन के केस में कंज्यूमर भागेगा? नो, कितनी भी महंगी हो खरीदेगा ही खरीदेगा। तो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स जिससे हमारी क्वांटिटी चेंज होगी। यहां पे और भी ढेर सारे फैक्टर्स लिखे हैं, तो मैं एक एक फैक्टर लिख के आपको समझाता हूं ताकि आप अल्टीमेटली ये समझ पाए जो आपकी बुक में x इक्वल्स टू एफ वाई लिखा है इसका मतलब क्या है चिल्ड्रन। और यहां पे ये जितना भी कॉम्पोजिशन आपको नजर आ रहा है बच्चों, इट इज ऑल कॉल्ड एज व्हाट, वाई एक्चुअली। तो आपको तो इक्वेशन में एक फैक्टर मिला, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स लिख दिए हैं। तो जब जब इनमें चेंज होगा तब तब हमारी लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल जो इक्वल के लेफ्ट में उसमें चेंज होगा। ये अल्टीमेटली इसका बेसिक मीनिंग है। तो आप 12th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से समझें, शायद ये सोचते हुए आईएससी काउंसिल ने सोचा कि बच्चों को ये चीज 11 में पढ़ा दी जाए, बट अगर आप ये नहीं भी पढ़ते कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ओके, चलो तो ध्यान से सुनिएगा, दिस इज कॉल्ड एज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर मार्केट में चिल्ड्रन कोई कमोडिटी महंगी होगी तो आप उसको कम खरीदोगे, और अगर सस्ती होगी तो आप उसको ज्यादा खरीदोगे। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? बट अगर आपको नजर आ रहा है कि भाई मार्केट में किसी शॉप पे दो चीजें मिल रही हैं और वो दोनों चीजें मोर और लेस एक जैसी हैं, लाइक आप किसी शॉप पे जाते हो, वहां पे पीटर इंग्लैंड की शर्ट भी है और वैन हुसैन की शर्ट भी है, इफ यू प्री अज्यूम बोथ एज अ सब्सटीट्यूट कमोडिटी, एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं, तो चाहे आप पीटर इंग्लैंड खरीदिए चाहे आप वैन हुसैन खरीदिए, कंफर्ट लेवल इज सेम। तो जब पीटर इंग्लैंड का प्राइस बढ़ा रहेगा तो पब्लिक क्या खरीदेगी? वैन हुसैन खरीद लेगी। और जब वैन हुसैन का दाम बढ़ेगा तो लोग क्या खरीद लेंगे? पीटर इंग्लैंड। दिस इज कॉल्ड एज बच्चों प्राइस ऑफ व्हाट, रिलेटेड कमोडिटी। खोपड़े में बात गई। देयर आफ्टर बच्चों अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मेरी बाइंग हैबिट्स विल चेंज और दे वुड रिमेन सेम चिल्ड्रन। आंसर चिल्ड्रन, अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो माय बाइंग हैबिट्स वुड चेंज और दे वुड रिमेन सेम, इट विल। रिमेन सेम। तो मेरी प्रेजेंट इनकम में मैं साल में सो कॉल्ड एक बार मान लीजिए आउटिंग पे जाता हूँ हॉलीडेज में, और वो मैं जाता हूँ ट्रेन से। अब मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो आई मे ट्रैवल बाय प्लेन, इनकम और बढ़ जाएगी आई मे ट्रैवल बाय चार्टर्ड फ्लाइट, इनकम और बढ़ जाएगी आई मे बी विलिंग नॉट टू ट्रैवल इनसाइड इंडिया रादर ट्रैवल एट इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो अभी आप स्टूडेंट हैं, आप सोच रहे हैं भाई बर्थडे पार्टी है, चलो 1000-2000 खर्च करते हैं, फ्रेंड्स को घर में बुलाएंगे और खाना बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। अब आपकी सो कॉल्ड सोशल सर्कल और बढ़ गया, आप कमाने लग गए, आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपकी इनकम बढ़ गई, घर में इतने लोग तो अकोमोडेट नहीं हो जाएंगे, 500 लोगों को बर्थडे पार्टी में बुलाना है तो आप किसी रिजॉर्ट में चले जाएंगे। अब मान लीजिए आपके इंटरनेशनल दोस्त बन गए, जो बिडेन साहब से दोस्ती हो गई आपकी, और उसामा बिन लादेन तो अब रहे नहीं, मान लीजिए उनसे भी दोस्ती थी, या मान लीजिए आपकी दोस्ती सो कॉल्ड गल्फ के कोई कंट्री के प्रेसिडेंट है उनसे हो गई,
तो अब आप उनको लोकल छाप रेस्टोरेंट में तो बुलाएंगे नहीं, हो सकता है आप केमन आइलैंड्स ले जाएं सबको बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए। तो एज योर इनकम चेंजेस, योर बाइंग हैबिट्स, योर कंजम्पशन हैबिट्स ऑल्सो चेंज। टी इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। आपकी इनकम कम है, हो सकता है आप लोकल ब्रांड का कोट ट्राउजर पहन लें, इनकम बढ़ जाए अरमानी का खरीद लेंगे, और इनकम बढ़ जाए गोल्ड प्लेटेड कपड़े पहनने लग जाएंगे मान लीजिए। देयर आफ्टर चिल्ड्रन क्रेडिट फैसिलिटी, 90% कार्स इंडिया में उधार में बिकती हैं चिल्ड्रन। अगर ये क्रेडिट फैसिलिटी बंद हो जाए तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, कार की सेल बढ़ेगी कि घट जाएगी? घट जाएगी, समझ में आ गया। देयर आफ्टर चिल्ड्रन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, इसका क्या मतलब होता है सर? आपको लग रहा है कि आज अडानी पावर का शेयर सस्ता है, आने वाले टाइम में इसका दाम बढ़ जाएगा, तो व्हाट यू विल डू, आप इसको आज ही खरीद लेंगे। आपको लग रहा है मार्केट में कोई चीज आज मिल रही है, आने वाले टाइम में नहीं मिलेगी, तो आप इसको आज ही खरीद लेंगे। यू आर फीलिंग दैट योर इनकम में इंक्रीज इन कमिंग फ्यूचर, तो आप आज ईएमआई का बर्डन लेकर एक कार फाइनेंस करा सकते हैं, एक फ्लैट फाइनेंस करा सकते हैं। तो आपका सिलेबस ये है बच्चों, x इक्वल्स टू एफ वाई। 12th क्लास में आप इस चीज को सो कॉल्ड पहले चैप्टर में पढ़ोगे। तो ये जो y है ये सारी चीजें हैं। आई रिपीट चिल्ड्रन, ये सारी चीजें विल बी कॉल्ड एज y। तो घर में मम्मी पूछती है ना, गैस जब हैं चाय वाय कुछ हो जाए, तो चाय तो पता है, y क्या है आप कहेंगे हम लेके आते हैं, y क्या है। समझ में आ गई कहानी चिल्ड्रन? जो आपको इक्वेशन पढ़ाई जा रही है इकोनॉमिक्स के रेफरेंस में, आपको उसका क्या यूज है। तो वेरिएबल ऑन द लेफ्ट विल गेट अफेक्टेड विद द वेरिएबल ऑन द वाई। समझ गए सब लोग? तो इस एग्जांपल को लिख लें फास्ट। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो ये समझ में आ गया, फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बेसिकली। चलिए अब यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स चिल्ड्रन, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। मेरे एग्जांपल में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था? प्राइस था, सो कॉल्ड, उसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम एंड ऑल दैट। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था चिल्ड्रन? सिंपल, तो इंडिपेंडेंट प्राइस था एक्चुअली में, और डिपेंडेंट में क्वांटिटी के साथ साथ ढेर सारे भी थे। तो आप x इक्वल्स टू एफ वाई लिखें, y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एज आई सेड, ये सिर्फ आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि क्लास 12 में थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम ना आए। वहां पे एग्जैक्ट इक्वेशन ये है चिल्ड्रन। तो ईदर यू से x इक्वल्स टू एफ वाई और यू से y इक्वल्स टू एफ एक्स, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको एक चीज ये याद रखनी है, ये जो वेरिएबल है और ये जो वेरिएबल है, इसमें से कोई भी डिपेंडेंट हो सकता है, कोई भी इंडिपेंडेंट हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि एफ के आगे वाला डिपेंडेंट ही होगा और इक्वल के लेफ्ट वाला इंडिपेंडेंट ही होगा। इट कुड बी एनीथिंग। लॉजिक अंडरस्टूड? बट जनरली इकोनॉमिक्स में जो थ्योरीज बनाई जाती हैं वो यही मान के बनाई जाती हैं कि इक्वल के लेफ्ट साइड के वेरिएबल को वील बी जनरली कॉलिंग एज डिपेंडेंट, और इक्वल के राइट साइड पे वील बी कॉलिंग देम एज इंडिपेंडेंट। बट ये कहीं भी भगवत गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा नहीं है। जैसे हम ग्राफ बनाते हैं चिल्ड्रन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ईयर्स अगो एक बार एक बच्चे ने सीबीएसई बोर्ड में सो कॉल्ड ग्राफ बनाया, और गलती से उसने इसको एक्स लिख दिया और इसको वाई लिख दिया। टीचर ने उसके मार्क्स काट लिए चिल्ड्रन, एंड देयर आफ्टर जब उसकी कॉपी कोर्ट में चैलेंज कराई उस बच्चे ने, तो जज ने यही पूछा, ये कहां लिखा है कि वर्टिकल एक्सिस को y ही माना जाएगा और हॉरिजॉन्टल को x ही माना जाएगा? ये कहां लिखा है? टीचर हैड नो क्लू, और उस बच्चे को मार्क्स देने पड़े। इज दैट क्लियर? तो दीज आर द अजम्पशंस। हम अलजेब्रा पढ़ते हैं और लिखते हैं ना, लेट द वेरिएबल बी x, हम उसको z भी लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? ओके, बात समझ में आ रही है बच्चों? चलिए, तो अब यहां पे c इक्वल्स टू फंक्शन y आपको नजर आ रहा होगा। c का मतलब है यहां पे कंजम्पशन, और y का मतलब है यहां पे इनकम। और इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है बच्चों, एज इनकम ऑफ अ कंज्यूमर चेंजेस हिज कंजम्पशन पैटर्न ऑल्सो चेंजेस। तो आप इसको लिख सकते हैं, कंजम्पशन पैटर्न चेंजेस एज पर द चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। खोपड़े में बात गई। तो अगर मेरी इनकम 20% बढ़ जाए,
99.99% चांसेस आर कंजम्पशन बढ़ेगा, बट 20% बढ़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये तो पर्सन के लाइफस्टाइल पे डिपेंड करेगा। तो अगर आपकी इनकम डबल हो जाए चिल्ड्रन, इज इट नेसेसरी कि आपका खर्चा डबल हो जाएगा? थोड़ा सा बढ़ सकता है, बट ये जरूरी नहीं है कि डबल हो जाए। हो सकता है डबल से भी ज्यादा हो जाए कितनी बार। व्हाट इट? तो अगर मिनिमम इंडिया में रहने के लिए लेट अस से यू रिक्वायर, मान लेते हैं 10,000 रुपीज पर मंथ, तो आप 10,000 कमा रहे हैं तो आपका सब खर्च हो जाएगा। अगर आपकी इनकम बच्चों 10 से 12,000 रुपीज हो जाए, तो हो सकता है 20% बढ़ी हुई इनकम पूरी की पूरी खर्च हो जाए। बट जब आपकी इनकम कल को 2 लाख रुपए पर मंथ हो जाएगी बच्चों, इन दैट केस इट इज नॉट नेसेसरी कि आप पूरा 2 लाख खर्च कर दो। तो एक पर्टिकुलर लेवल पे जब इनकम बढ़ती है, तो दैट इंक्रीज में बी होनली स्पेंड टू मेंटेन द मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल। सबसिस्टेंस मतलब मिनिमम कंजम्पशन लेवल। तो अगर 10,000 रुपए महीना हिंदुस्तान में रहने के लिए आपको खर्च करना ही करना है, तो आपकी पूरी इनकम अगर 10,000 है तो पूरी खर्च हो जाएगी। वो 12 होगी तो हो सकता है 12 भी पूरी खर्च हो जाए। तो इंक्रीज इनकम इज 100% स्पेंड हो सकता है। बट जब ये कल को 2 लाख हो जाएगी, तो जरूरी नहीं कि आप पूरा 2 लाख खर्च कर दें। हो सकता है आप 80,000 खर्च करें, 20 बचा लें। तो लोअर लेवल्स पे जब इनकम्स बढ़ती हैं, तो खर्चे का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होता है। बट जब इनकम बहुत हाई लेवल पे चली जाती है, तब आपका खर्चे का उतना मैग्नीट्यूड नहीं होता है। इज दैट अंडरस्टूड वेल? क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि 10,000 कमा रहे हो तो नमक का पैकेट 40 रुपए का आ रहा है, 2 लाख कमाओगे तो नमक का पैकेट 2,000 रुपए का आ जाएगा, वो स्टिल 40 का ही आएगा। या मान लीजिए अच्छी क्वालिटी का लेंगे 50-60 का आएगा। तो एट लोअर लेवल्स ऑफ इनकम, व्हेन इट इंक्रीजेस, यू मे स्पेंड all of your increased income, but at super high levels of increase in income children, that increase may not be fully spent as such. Got it? समझ में आ गई ये बात? तो C equals to FY इक्वेशन का मतलब होता है कंजम्पशन इज रिलेटेड विद इनकम। अगर आपकी इनकम डबल हो गई, खर्चा बढ़ेगा, बट डबल हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। डबल भी हो सकता है, पूरा भी खर्च हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? पक्का? तो इस एग्जाम्पल को झटपट कॉपी कर लें। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क चिल्ड्रन, प्लीज आस्क इफ देयर इज एनी क्वेरी चिल्ड्रन। चलिए बच्चों, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अगली इक्वेशन, ये तो आप पढ़ेंगे अगर कल को आप बैचलर ऑफ आर्ट्स में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तब। बीकॉम एमबीए लेवल पे ये इक्वेशन तो कभी नहीं पढ़ाई जाएगी। O इंडिकेट्स द डेली आउटपुट एंड N इंडिकेट्स द नंबर ऑफ लेबर्स। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है? इस इक्वेशन का सिंपल सा मतलब ये होगा, चेंज इन इनपुट, आई रिपीट, change in labor input will change the output levels. Again, there is no guarantee. अगर आप लेबर को डबल कर दें चिल्ड्रन, 100 वर्कर्स वर वर्किंग इन द फैक्ट्री, आपने इनको 200 कर दिया, गारंटी है कि आउटपुट डबल हो जाएगा? नो, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और सो कॉल्ड कांस्टेंट भी रह सकता है। तो अगेन एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ये आप पढ़ेंगे क्लास 12th में प्रोडक्शन फंक्शन के नाम पे। L इज द लेबर एंड Q इज द क्वांटिटी। मान लीजिए 10 लेबर काम कर रहे थे फैक्ट्री में चिल्ड्रन, और आउटपुट 100 यूनिट था। 2 लेबर आपने बढ़ा दिए और आउटपुट 150 हो गया। 20% लेबर में इंक्रीज आया, एज अ रिजल्ट योर आउटपुट इंक्रीजेस बाय 50%। 10 से 12 20% चेंज, और 100 से 150 कितना हो गया? 50%। अब आपने सोचा लेबर को 24 कर देते हैं चिल्ड्रन, डबल हो गया लेबर। क्या आपका आउटपुट डबल हुआ? एब्सोल्युटली नॉट। आपने सोचा चलो फिर से और डबल करके देखते हैं, आपने 24 से 48 कर दिया, 24 से 48, और आपका आउटपुट भी 250 से 500 हो गया। तो अलग अलग इंस्टेंसेस आर सीन हेयर चिल्ड्रन, आई रिपीट, डिफरेंट इंस्टेंसेस आर सीन हेयर। 10 से जब लेबर 12 हुआ, आई रिपीट 10 से 12 हुआ, आपका आउटपुट 20% नहीं बढ़ा, 20% से कहीं ज्यादा बढ़ गया। 12 से 24 हुआ, डबल हो गया, बट आउटपुट आपका डबल नहीं हुआ, बट यहां पे एग्जैक्टली डबल हो गया। तो अगर आप 24 लेबर्स पे 250 का आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे और 48 पे इट बिकम्स 500, तो जितना लेबर में चेंज आया चिल्ड्रन, आउटपुट में भी
उतना ही एग्जैक्ट चेंज आया है। एम आई करेक्ट टू दिस? एम आई करेक्ट टू दिस चिल्ड्रन? इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स। व्हाट डू वी कॉल दिस चिल्ड्रन? कांस्टेंट रिटर्न्स। समझ में आई बात? बट अगर हम कंपेयर करें व्हाट इज कॉल्ड एज 10 से 12 को चिल्ड्रन, आई रिपीट 10 से 12 को, लेबर आपकी 10 थी और आउटपुट वाज सो कॉल्ड 100। लेबर 10 से हो गई 12, आई रिपीट 10 से हो गई 12, 20% बढ़ी, आउटपुट 100 से 150 बढ़ गया। दिस इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग रिटर्न्स। आई रिपीट चिल्ड्रन, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इंक्रीजिंग रिटर्न्स। जितना चेंज इनपुट में हुआ आउटपुट में उससे कहीं ज्यादा हो गया। समझ में आई बात चिल्ड्रन? बात समझ में आ गई? चलिए एक और चिल्ड्रन, एक और, वंस मोर। 12 पे आउटपुट वाज 150, आई रिपीट चिल्ड्रन 12 पे आउटपुट वाज 150 और 24 पे आउटपुट कितना हो गया? 250। तो इनपुट आपने लेबर का डबल कर दिया, क्या आपका आउटपुट डबल हुआ? नो, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डिमिनिशिंग रिटर्न्स। आई रिपीट चिल्ड्रन, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डिमिनिशिंग रिटर्न्स। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? खोपड़े में बात गई? झटपट इसको लिख लें, कोई क्वेरी है तो प्लीज आप। चलिए बच्चों, तो ये कहानियां सबको समझ में आ गई। तो इसका इम्पैक्ट बेसिकली क्लास 12th में अलग अलग थ्योरीज में आपको पढ़ाया जाएगा। तो यू कैन से यू आर स्टडिंग द ग्रामर ऑफ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये वर्डिंग्स वहां पे यूज होंगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब कंटेंट नहीं भी पढ़ेंगे तब भी 12th क्लास में सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। ओके चलो, सबने कॉपी कर लिया? शैल आई प्रोसीड फर्दर? कोई क्वेरी है तो आस्क। चलिए, फंक्शनल फॉर्म्स, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए इसको तो एक तरह रट लीजिएगा। स्पेसिफिक नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड फंक्शन, ये मैंने स्पेसिफिक नेचर की बात अभी थोड़ी देर पहले आपसे की थी कि लेबर में जितना चेंज होगा आउटपुट में भी उतना चेंज होगा, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे सपोज दैट इन अ पर्टिकुलर गारमेंट फैक्ट्री ईच वर्कर एम्प्लॉयड स्टिचेस हाउ मेनी शर्ट्स चिल्ड्रन? 3 shirts per day. तो 1 labor will be stitching how many shirts? 3 shirts. Got it clear? तो यहां पे 1 लेबर को मान लिया गया O और 3 shirts को मान लिया गया 3N। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई? O इक्वल्स टू 3N, मतलब आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय 1 लेबर इक्वल्स टू 3 shirts। समझ गए? तो अगर मैं यहां पे लिख दूं सो कॉल्ड 2O इक्वल्स टू 18N, इसका मतलब 2 लेबरर्स ने मिलकर कितना प्रोड्यूस किया? 18 यूनिट्स। तो एक लेबर का एवरेज आउटपुट कितना हो गया चिल्ड्रन? 9 शर्ट्स। समझ गए? चलिए, ये ग्राफ नजर आ रहा है बच्चों सबको? चिल्ड्रन ग्राफ नजर आ रहा है? अपवर्ड स्लोप क्या शो कर रहा है? जैसे जैसे हम नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा आउटपुट बढ़ता जा रहा है। ओके चलिए, so function whose graph is a straight line is called linear function। मैंने आपको कोरिलेशन पढ़ाया था बच्चों, got it clear? तो ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है ये एक्चुअली इनकम और एक्सपेंडिचर, मैंने बताया ना थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्लास 12th में आपको पढ़ाया जाएगा, वहां पे एग्जैक्ट बच्चों ये न्यूमेरिकल आपको आईएससी में 2 नंबर का मिल जाएगा। C इक्वल्स टू ₹1000 प्लस 0.8y। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे y का मतलब है चिल्ड्रन इनकम। 0.8 आप समझ नहीं पाएंगे, बस आपको 1 महीने के लिए रटना पड़ेगा, 12th में समझ जाएंगे। 0.8 इज एमपीसी, मध्य प्रदेश कांग्रेस मत समझिएगा। एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आई रिपीट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी शब्द का मतलब औकात या हैसियत। तो आपकी बढ़ी हुई इनकम का कितना प्रपोर्शन आप खर्च करेंगे, दैट इज नोन एज एमपीसी। आई रिपीट चिल्ड्रन, दैट इज नोन एज एमपीसी। इसके लिए भी मैं आपको एक वर्किंग करके दिखाना चाहूंगा, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग चिल्ड्रन। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर। आप सब स्टूडेंट्स हैं और एज ऑफ टुडे आपकी कमाई ना के बराबर है। तो आप 0 इनकम कमाते हैं बिकॉज स्टूडेंट हैं, बट तब भी आपको पढ़ाई लिखाई करने के लिए रोजमर्रा के जीवन में कुछ ना कुछ खर्चा तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आप 0 कमा रहे हैं
और 40 खर्च कर रहे हैं, तो कहां से खर्च कर रहे हैं भाई? चोरी तो आप करते नहीं है। ईदर यू विल विड्रॉ मनी फ्रॉम योर सेविंग्स, जो घर में रिलेटिव आए आपको गिफ्ट देके गए, और यू विल बोरो फ्रॉम योर पेरेंट्स। तो आप बोलेंगे हाँ सर आपने एकदम सही बोला है, वी आर बोरोइंग। तो Y इज इनकम, C इज कंजम्पशन एंड S इज सेविंग बेसिकली। तो आपकी सेविंग नेगेटिव है। अब आपकी नौकरी लग गई, आप 100 रुपए कमा रहे हैं, 70 खर्च कर रहे हैं बच्चों, तो कितना बचा लेंगे? आपकी जी, गीतिका जी, हार्दिक जी, वंश जी, नमन जी, कितना बचा लेंगे? 30। 30, सिंपल एज दैट। अब आपकी इनकम और बढ़ गई, 200 करोड़ कमाने लग गए साल भर का, खर्च करेंगे 120, तो बचाएंगे कितना? 80। इतनी बात सबको समझ में आई? चलिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार चीज है, ध्यान से सुनिएगा चिल्ड्रन। मैं 2 कंपैरिजंस करने जा रहा हूं यहाँ पे, 2 set of comparisons I am going to do and 3 calculations I'll be performing. चलिए 3 set of calculations I'll be performing children. मेरा पहला कैलकुलेशन होगा कि आप अपनी इनकम का कितना पार्ट खर्च करते हैं और आप अपनी इनकम का कितना पार्ट बचाते हैं। देयर आफ्टर आप अपनी बढ़ी हुई इनकम का कितना पार्ट खर्च करेंगे और आप अपनी बढ़ी हुई इनकम का कितना पार्ट बचाएंगे। ध्यान दीजिएगा, दैट पार्ट ऑफ इनकम विच यू स्पेंड इज कॉल्ड एज APC। आई रिपीट चिल्ड्रन, दैट पार्ट ऑफ इनकम विच यू स्पेंड इज कॉल्ड एज APC। अपनी इनकम का जो पार्ट बचा लेते हैं इट इज नोन एज APS। अपनी चेंज्ड इनकम का जो पार्ट खर्च करते हैं इट इज MPC, और अपनी चेंज्ड इनकम का जो पार्ट बचा लेते हैं इट इज MPS। ठीक है, तो यहां पे फॉर्मूला है C/Y, यहां फॉर्मूला है S/Y, इट इज डेल्टा C/डेल्टा Y एंड इट इज डेल्टा S/डेल्टा Y। यहां पे तो ये कैलकुलेट हो ही नहीं पाएगा बिकॉज चेंज आपके पास कुछ है ही नहीं। चलिए दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस खाए बगैर। व्हाट इज चिल्ड्रन 40 अपॉन सो कॉल्ड 0? 40 अपॉन 0 40 होगा? 40 अपॉन 0 0 हो जाएगा? सोचिए सोचिए। नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट, गॉट इट क्लियर? सेम रिजल्ट यहां पे भी है। अब आपकी इनकम 100 थी और आपने उसमें से 70 खर्च कर दिया। आई रिपीट चिल्ड्रन, इनकम 100 थी और आपने 70 खर्च कर दिया। व्हाट इज 70 अपॉन 100? 0.7। एंड व्हाट इज चिल्ड्रन 30 अपॉन 100? 0.3। 0.3। वेरी गुड। एंड इफ आई से कि आप इन दोनों वैल्यूज को जरा टोटल कर लीजिए तो आपका जवाब क्या आएगा चिल्ड्रन? 1। ठीक है, चलिए वंस मोर वंस मोर वंस मोर वंस मोर चिल्ड्रन। 120 upon 200, the answer is 0.6, 6। and 80 upon 200, the answer is what? 0.4। 0.4। तो अगेन इन दोनों को ऐड करेंगे तो चिल्ड्रन हमारा जवाब क्या आएगा? 1। 1। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, अगर आप APC और APS दोनों को जोड़ देते हैं तो ऑलवेज यू विल बी गेटिंग द आंसर इज व्हाट चिल्ड्रन? 1। समझ में आ गई बात भाई? समझ में आ गई? चलिए 0 से 100, व्हाट इज द चेंज इन योर इनकम चिल्ड्रन? 100। एक्सेलेंट जवाब। फिर से 0 से 100, व्हाट इज द चेंज इन योर इनकम चिल्ड्रन? 100। 40 से 70 खर्चे में कितना चेंज आया? 30। एक्सेलेंट आंसर। एंड -40 से 30 खर्चे में कितना चेंज आया? -10। -40 से +30 70 का चेंज है। 70। तो दिस इज चिल्ड्रन 0.3 एंड दिस इज चिल्ड्रन 0.7। तो कृपया करके जरा 0.3 और 0.7 दोनों को जोड़ डालें। So 1। सिंपल एज दैट, योर आंसर इज 1 बेसिकली। तो कहने का मतलब आप APC और APS को जोड़ेंगे तब भी 1 आएगा, MPC और MPS को जोड़ेंगे तब भी 1 आएगा। वंस मोर 100 से 200 चिल्ड्रन, व्हाट इज द चेंज इन योर इनकम? 100। फिर से 100 से 200, व्हाट इज द चेंज इन योर इनकम? 100। 70 से 120, व्हाट इज द चेंज इन योर एक्सपेंडिचर? 50। 50। एंड 30 से 80, व्हाट इज द चेंज इन योर सेविंग्स? 50। 50। तो 50 upon 100 is 0.5 and 50 upon 100 is 0.5.
दोनों को जोड़ोगे बच्चों तो आंसर क्या आएगा? 1। 1. तो अब चलते हैं वापस से अपनी इस इक्वेशन पे। ये जो 0.8 है चिल्ड्रन, ये 0.8 इज बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट? MPC। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1000 प्लस 0.8y तो आपका कंजम्पशन कितना होगा, तो आप इजिली इक्वेशन से कैलकुलेट कर लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, इनकम को एक बार 2000 मानते हैं, एक बार 3000 मानते हैं और एक बार 4000। जरा 0.8 बताइए 2000 का कितना होगा चिल्ड्रन? 2000 का 0.8 1600। 1600 प्लस 1000 इज 2600। 3000 का 0.8 कितना होगा? ना मैथ्स के हिसाब से बताइए। 3000 इंटू 0.8 2400 प्लस 1000 कितना आएगा? 3400। 4000 इंटू 0.8 इज व्हाट? 32 प्लस 1 इट इज 42। तो अगर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम आपको बता दिया जाए और ये हाँ इनकम आपको बता दिया जाए और ये इक्वेशन आपको दे दी जाए, तो यू कैन कैलकुलेट डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन और नॉट। तो ऐसा न्यूमेरिकल आपको क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा। तो C इक्वल्स टू 1000 प्लस 0.8y का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे। 0.8 का मतलब आपकी बढ़ी हुई इनकम का 80% आप खर्च कर देते हैं। लॉजिक अंडरस्टूड? तो इस एग्जाम्पल को आप कॉपी कर लें। ये एग्जाम्पल आपको हमेशा हेल्प करेगा जब भी आप इस एग्जाम्पल को रिवाइज करना चाहेंगे बच्चों। कोई क्वेरी है तो प्लीज डू आस्क। सो ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? चलिए, तो इन सब की आप रीडिंग कर लेंगे, वही सब बातें आपको नजर आएंगी जो मैंने बताई हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है ग्राफ पे। ये ओरिजिन है चिल्ड्रन। अब आपको यहाँ बॉक्स टूटा टूटा नजर आ रहा होगा। टूटा टूटा इसलिए नजर आ रहा है, अगर ये गैप 2000 है तो ये गैप भी 2000 होना चाहिए, ये भी 2 होना चाहिए। तो एक्चुअली में ये जो गैप है ये अनइक्वल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए टूटा फूटा है। तो ये ऐसे ही बनाया जाता है जहां पे अनइक्वल हो। यहां पे ये ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब होता है दैट कंजम्पशन विच इज बीइंग डन इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ये बच्चों, तो इसको भी आप मार्क कर लें, ऑटोनोमस कंजम्पशन। आई रिपीट चिल्ड्रन, मार्क दिस एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। याद रहेगा जब आप पहुंचेंगे क्लास 12th में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे बातें, तो आपको ये क्लास याद आ जाएगी। चलिए, पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन? कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। लिख दिया? चलिए बच्चों, बाकी y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये इक्वेशन बहुत जगह स्टैटिस्टिक्स में काम आएगी आपको। जब आप ट्रेंड एनालिसिस एंड ऑल दैट पढ़ते हैं तो भी ये काम आती है। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। y इक्वल्स टू x एकदम सिंपल रिलेशनशिप है कि जो वैल्यू y की होगी वही वैल्यू x की होगी, जो वैल्यू x की होगी वही वैल्यू y की होगी। मतलब लेफ्ट राइट के भरोसे या राइट लेफ्ट के भरोसे ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं। लॉजिक अंडरस्टूड? चलिए, बस और यहाँ पे कुछ खास है नहीं। अब अगेन ये ग्राफ भी आपको 12th क्लास में कैसे पढ़ाया जाएगा? ये पढ़ाया जाएगा इस तरह से बच्चों, as इक्वल्स टू वाई। मतलब सारे लोग गधे क्यों हैं? एस वाई नहीं नहीं नहीं, as इक्वल्स टू वाई में मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू इनकम। अब ये क्या कहानी है सर? ये तो एकदम सिर के ऊपर से उड़ गई। एकदम आसान है। पूरे कंट्री को आप समझ लीजिए स्क्रीन पे नजर आने वाला ये बड़ा सा रेड सर्कल नजर आ रहा है सबको? इसके अंदर सो कॉल्ड दो तरह के लोग हैं। सर कौन सी दो तरह के लोग हैं? मैं यहां पे लिख देता हूं। एक है ABC और एक है चिल्ड्रन XYZ। नजर आ रहा है चिल्ड्रन? नजर आ रहा है भाई? नजर आ रहा है? चलिए, ABC belong to the category of so-called owners of factors of production. That is, they own land, they are hard workers, they have some capital to lend, and some of them are entrepreneur. दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें। क्या आप किसी की जमीन को फ्री में इस्तेमाल करेंगे बच्चों? नो। क्या पे करना पड़ेगा? रेंट।
क्या लेबर फोकट में काम करेगा आपके लिए? बिल्कुल नहीं। क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। देयर आफ्टर एंटरप्रेन्योर बच्चों क्या फ्री में अपनी सर्विसेज देगा? नो। क्या लेना पड़ेगा? प्रॉफिट। मान लीजिए कि हमने एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी की जिसमें कंट्री के अंदर 10,000 करोड़ रेंट बांटना पड़ गया, 12,000 करोड़ वेजेस बढ़ गई, 18,000 करोड़ इंटरेस्ट बढ़ गया और 40,000 करोड़ प्रॉफिट बढ़ गया। तो ये सारी की सारी वैल्यू जो आपको नजर आ रही है, इट इज एक्चुअली द कॉस्ट पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज द कॉस्ट पेड टू हायर द एफओपीज। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें। ये कॉस्ट बेसिकली किसने पे की होगी? द आंसर इज जो फर्म्स कंट्री के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, जिन्हें आपने XYZ बोला है, इन फर्म्स ने इन एफओपीज को हायर किया और एफओपीज को ये सो कॉल्ड कॉस्ट इन्होंने पे की है। तो कहने का मतलब ये जो एफओपीज को फर्म्स ने कॉस्ट पे की चिल्ड्रन, यही कॉस्ट फर्म्स के लिए एज सच मानी जाएगी व्हाट इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ आउटपुट। मान लीजिए आप पूरी कंट्री में इकलौते बिजनेसमैन हैं, ठीक है, और आपने एफओपीज हायर किए, आपने 10,000 करोड़ रेंट पे किया, 12,000 करोड़ वेजेस, 18,000 करोड़ इंटरेस्ट और 40,000 करोड़ प्रॉफिट कमाया। आप इकलौते एंटरप्रेन्योर हैं पूरी कंट्री में और दूसरा कोई भी नहीं। और ये पैसा आपने इन सबको जब दिया तो इन सब ने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ आउटपुट। जरा जोड़ लीजिए कितना आएगा ये? 80,000 करोड़। और 80,000 करोड़ वैल्यू ऑफ आउटपुट है और यही वैल्यू ऑफ आउटपुट आप कंट्री में इन गुड्स एंड सर्विसेज को बेचेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन व्हाट? एग्रीगेट सप्लाई। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन, खोपड़े में बात गई, सुनाई पड़ी बात भाई? आपकी जी समझ गए? कृतिका, हार्दिक, नमन जी, वंश जी समझ गए सब लोग? Yes. हाँ, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आपने पैसा दिया उससे जो गुड्स एंड सर्विसेज बने वही तो आप बाजार में बेचेंगे। मैथ्स में क्लास 5 में टीचर ने एक लाइन पढ़ाई होगी, समबडीज कॉस्ट प्राइस इज समबडीज सेलिंग प्राइस। अगर मैं बाजार में 49 रुपीज का मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खरीदता हूं तो मैकडॉनल्ड की 49 की सेलिंग प्राइस मेरे लिए क्या है बच्चों? कॉस्ट प्राइस। तो समबडीज कॉस्ट प्राइस इज समबडीज सेलिंग प्राइस। तो अगर पूरे देश में, इंडिया में आप इकलौते एंटरप्रेन्योर XYZ फर्म्स हैं तो आप रेंट पे करेंगे वर्कर्स को 10,000 करोड़, वेजेस पे करेंगे 12,000 करोड़, 18,000 करोड़ इंटरेस्ट और अपनी जेब में कितना रखेंगे? 40,000 करोड़। और यही वैल्यू होगी उस आउटपुट की जो आपने अपनी फैक्ट्री में बनवाया। तो एग्रीगेट सप्लाई बोले या वैल्यू ऑफ आउटपुट बोले या कॉस्ट पेड टू हायर एफओपीज बोले या इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोले या इनकम अर्न्ड बाय एफओपीज बोले, सबका मतलब एक ही होता है। That's why we say AS equals to what children? AS equals to what children? Y. AS equals to Y. मतलब aggregate supply in the economy is equal to the income distributed in the economy. समझ में आ गई बात? पक्का? तो जैसे जैसे बच्चों बिजनेस कम्युनिटी, बिजनेसमैन एफओपीज को एम्प्लॉय करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाती जाएगी, वैसे वैसे जो भी हम गुड्स सप्लाई कर रहे हैं एफओपीज को जब पेमेंट करेंगे तो जैसे हमारी सप्लाई बढ़ेगी वैसे उनकी इनकम बढ़ेगी। तो ऑलवेज इट इज सेड दैट एएस एंड वाई, सप्लाई एंड इनकम इन द कंट्री, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। द मोर यू विश टू प्रोड्यूस, more FOPs you need to hire. The more number of FOPs you hire children, more income you need to pay them. बट ये थियोरी कॉन्ट्राडिक्ट उस दिन करेगी जिस दिन रोबोटिक्स बड़ा भयंकर हो जाएगा, क्योंकि रोबोट्स को पैसा उतना नहीं देंगे जितना उनसे आउटपुट लिखवाएंगे। तो रोबोटिक्स की दुनिया में AS इक्वल्स टू वाई कभी नहीं होगा, क्योंकि वहां सप्लाई तो ज्यादा होगी बट इनकम क्या उस प्रोपोर्शन में आप देंगे? नॉट एट ऑल। समझ में आ गई बात? पक्का? तो अगर एक वॉल आपने बनाई, आप एक आर्किटेक्ट हैं और वॉल का खर्चा 20,000 रुपए है, तो इसमें आपने मिस्त्री को पैसा दिया, लेबर को पैसा दिया, ब्रिक्स खरीदी, सीमेंट खरीदा, वाटर सप्लाई एंड ऑल दैट। तो जितने रुपए की वॉल थी
उतना ही रुपए आपने कहीं ना कहीं कॉस्ट के फॉर्म में अपना प्रॉफिट जोड़ के स्पेंड किया होगा। तो जितनी ज्यादा दीवार बनवाते जाएंगे उतना एफओपी स्क्वायर करेंगे, जितना एफओपी स्क्वायर करेंगे उतना उनको पेमेंट करेंगे। समझ में आई बात कि नहीं? तो मोहल्ले में अगर एक साल में 100 करोड़ का कंस्ट्रक्शन हुआ चल रहे हैं, तो 100 करोड़ रुपए लेबरर, मेसन वर्कर, सीमेंट वाला, बालू वाला, वुड वाला, सरिये वाला, इन सबको पे हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? सो द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, the cost of supplying raw material is equal to the income distributed in the economy. तो मैकडॉनल्ड अगर साल भर में 1000 करोड़ का बिजनेस करता है, तो 1000 करोड़ वो कहां खर्च करते हैं? अपने स्टोर्स के किराए पे, अपने वर्कर्स की वेजेस पे, जो उन्होंने मनी बोरो किया उस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और जो अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं वो। समझ में आ गई थ्योरी ए एस इक्वल्स टू आई की? तो इस एग्जांपल को लिख, तो ये 45 डिग्री की शेप सर क्यों बनी? आप भी बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। जैसे जैसे कंट्री में सप्लाई बढ़ेगी वैसे वैसे इनकम बढ़ेगी। अब यहाँ पे बच्चे एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर क्या जरूरी है कि अगर हम सो कॉल्ड ज्यादा गुड्स बना रहे हैं तो इनकम भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़े? 101%। सर मान लीजिए हम लैंडलॉर्ड को ज्यादा रेंट दे ही नहीं रहे, सर मान लीजिए लेबर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वेजेस दे ही नहीं रहे, ठीक है, अगर आप नहीं देंगे तो सारा पैसा क्या बनेगा? प्रॉफिट। तो आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा कि नहीं? एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, यहां पे लिखता हूं ए एस, कलर समझ में नहीं आ रहा ये, चलिए ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ए एस क्या है चिल्ड्रन? एग्रीगेट सप्लाई, और वाई क्या बोला मैंने? इनकम। चलिए, और यहां पे ए एस को थोड़ा सा डिफरेंट करके क्या लिख दिया? आउटपुट वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। वेजेस डब्ल्यू से, वाह, आर से रेस्ट इन पीस। मान लीजिए आपने कंट्री में 2 रुपए वेजेस दी, 4 रुपए रेंट, 3 रुपए इंटरेस्ट और 1 रुपए प्रॉफिट। व्हाट इज 4 + 3 + 2 + 1 चिल्ड्रन? 10। तो आपने टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस किया? 10। वेरी गुड। वन मोर एग्जाम्पल, 6 रुपए वेजेस, 3 रुपए रेंट, 2 रुपए इंटरेस्ट और 5 रुपए प्रॉफिट। व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस चिल्ड्रन? कुछ नहीं आएगा? 16। अगेन वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर, आपने कंट्री में 8 रुपए वेजेस पे की, 5 रुपए रेंट पे किया, 4 रुपए इंटरेस्ट पे किया और 9 रुपए प्रॉफिट कमाया। तो सो कॉल्ड इन सब का टोटल कितना है चिल्ड्रन? 26। तो जैसे जैसे आपने पेमेंट टू एफओपीज, वेजेस रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट के नाम पे किया, क्यों इनको पैसा दिया आपने? भाई अकल लगा रहा एंटरप्रेन्योर तो पैसा कमाएगा। किसी से आपने उधार लिया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जमीन किराए पे ली फैक्ट्री लगाने के लिए तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा। और वर्कर गुरुद्वारे में लंगर तो खाएगा नहीं, मंदिर में भंडारा तो हर दिन होता नहीं है, घर में ही खाना खाना है, तो यू नीड टू पे देम व्हाट? वेजेस। तो दिस इज कॉल्ड एज the amount paid to the factors of production. For what purpose are you paying them? Because they are producing goods and services in your factory. तो जब आपने उनको 10 रुपए दिया तो आपका आउटपुट कितने का निकला? 10 रुपए का। आपने उनको 16 रुपए में लाके दिए तो आउटपुट कितने का निकला? 16 रुपए का। आपने उनको 26 रुपए दिए तो आउटपुट कितने का निकला? 26 रुपए का। तो जैसे जैसे एफओपीज का पैसा पेमेंट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आउटपुट भी बढ़ता जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस एग्जांपल को लिख लें तुरंत, तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। एज यू आर प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर, you are supplying more and more, you are paying them more and more, your supply is also increasing in the same proportion. So children, ये है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको सो कॉल्ड हम एग्रीगेट सप्लाई भी बोलेंगे। अब ये सब चीजें जब 12th क्लास में आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, बट मैं आपको अभी समझा देता हूं। ये जो इंसान वेजेस कमा रहा है 2 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए, क्या सारा पैसा मटके में डाल के जमीन के नीचे दफना देगा? नो। लैंडलॉर्ड ये जो रेंट अर्न कर रहा है 4 रुपी, 3 रुपी, 5 रुपी, क्या इस सारे के सारे पैसे को गंगा जी में बहा देगा? नो। लेंडर ऑफ मनी जो इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, विल दे बी बर्निंग ऑल द करेंसी नोट्स? नो। एंड एंटरप्रेन्योर जो प्रॉफिट कमा रहा है बच्चों, क्या इस प्रॉफिट को फेंक देगा जाके? नो। क्या करेगा? खर्च करेगा। और जब ये लोग पैसे को खर्च करेंगे तो वी कॉल इट एज एक्सपेंडिचर। समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए, सो देयर आफ्टर ये भी अगेन आपने पढ़ा हुआ है, इसको मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। पीपल मस्ट बी रिमेंबरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस रिडक्शन को हम बोलते थे लॉस,
और इस को हम क्या बोलते थे, गेन। अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हैं तो तभी जाएंगे व्हेन लॉस इन आउटपुट इक्वल्स टू व्हाट चिल्ड्रन, गेन इन आउटपुट। अगर आपका लॉस आपके गेन के बराबर होगा तभी आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाएंगे, एल्स आप ये काम नहीं करेंगे। ओके, चलिए ये अगेन दूसरी टाइम पास चीज थी जो बता दी मैंने आपको। दैट्स इट, और तो ये कुछ खास है नहीं, ये सब टाइम पास चीजें हैं। आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बड़ा ही बकवास टाइप का लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। अ हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी, ये नजर आ रही चिल्ड्रन, ए बी लाइन हैज अ स्लोप ऑफ 0। अगर ऐसे ऐसे होती तो कुछ मेजरमेंट होता। 0 का मतलब क्या है कि यहां पे कोई भी चेंज प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं ग्राफ के थ्रू, तो आप इस एग्जांपल को फर्दर समझ पाएंगे। आप भी चाहे तो ये ग्राफ बना लीजिए, किसी की भी तबीयत खराब नहीं होगी इस ग्राफ को बनाने में। चलिए ध्यान से सुनिएगा। दिस इज ओरिजिन 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी, 4 रुपी एंड 5 रुपी। ये है चिल्ड्रन व्हाट इज कॉल्ड एज कमोडिटी की क्वांटिटी। क्या है ये, कमोडिटी की क्वांटिटी। आपने एक ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया और उस ऑक्शन में मोनालिसा की पेंटिंग बिक रही थी। क्या बिक रही थी, मोनालिसा की पेंटिंग। देखी होगी लोगों ने पिक्चर वगैरह में मोनालिसा की पेंटिंग। खासियत भी पता होगी मोनालिसा की पेंटिंग की क्या है। हाँ ये मैंने बनाई थी, बात तो सही है, खैर चलिए, फिर पूनम जन्म हो गया इस जीवन में। और दूसरी खासियत ये थी कि आप किसी भी एंगल से उसको देखेंगे और लग रहा है कि मोनालिसा आप ही को देख रही है। ठीक है, काला टीका लगा के देखिएगा नहीं तो नजर लग जाएगी। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। एक्स एक्सिस पे है क्वांटिटी चिल्ड्रन, और वाई एक्सिस पे हम प्लॉट करने जा रहे हैं व्हाट इज नेम्ड एज आंटी जी की पेंटिंग का प्राइस इन करोड़ रुपीस। ये है 1 करोड़, ये है 2 करोड़, ये है 3 करोड़ और ये है 4 करोड़। इज दैट क्लियर? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मोनालिसा की एक पेंटिंग नहीं है, दुनिया में सो कॉल्ड ढेर सारी पेंटिंग है, और मेरे जैसे पेंटर ने डिसाइड किया कि कोई कितनी भी कॉपीज इसकी खरीदना चाहेगा, द क्वांटिटी वुड इंक्रीज बट द प्राइस वुड रिमेन सेम। आई विल बी विलिंग टू सेल द पेंटिंग एट अ फिक्स्ड प्राइस ऑफ 2 करोड़ रुपीज। तो एक पेंटिंग की डिमांड होगी तब भी 2 करोड़, 2 पेंटिंग की डिमांड होगी तब भी 2 करोड़, 3 पेंटिंग की डिमांड होगी तब भी 2 करोड़, 4 पेंटिंग की डिमांड होगी तब भी 2 करोड़, 5 पेंटिंग की डिमांड होगी तब भी 2 करोड़। क्या प्राइस के अकॉर्डिंगली हमने कुछ चेंजेस किए चिल्ड्रन, या क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली? नॉट एट ऑल। अब ध्यान से आप मेरी बात सुनिएगा, ये 0 शब्द आपको तभी समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, प्राइस एंड क्वांटिटी। द प्राइस ऑफ पेंटिंग इज हाउ मच करोड़ चिल्ड्रन? 2 करोड़। चाहे कोई कुछ भी ना खरीदे, चाहे 1 पीस खरीदे, चाहे 2 पीस, चाहे 3 पीस, चाहे 4 पीस, द प्राइस ऑफ पेंटिंग इज एग्जैक्टली सेम। तो मान लेते हैं कि ये 2 करोड़ है, चाहे 1 पेंटिंग लो चाहे 2 पेंटिंग लो। 2 करोड़ से 2 करोड़ में चेंज आपको कितना नजर आ रहा है चिल्ड्रन? 0। लॉजिक समझ में आ रहा है? और 1 से 2 में कितना चेंज नजर आ रहा है? 1। तो यहां पे देर इज नो चेंज इन प्राइस। दिस इज इंडिकेटेड बाय व्हाट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहां पे नो चेंज का मतलब, 0 स्लोप का मतलब ये डिनोमिनेटर है बेसिकली, कि वाई एक्सिस पे जो आपने वेरिएबल प्लॉट किया है उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब ये वाई एक्सिस वाले वेरिएबल को हटा देते हैं और बात करते हैं एक्स एक्सिस वाले वेरिएबल को। सेम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा चिल्ड्रन। द क्वांटिटी ऑफ मोनालिसा पेंटिंग इज फिक्स्ड। बिडिंग करा दी मैंने इसकी, और मैंने बोला कि एक ही पीस है, बस एक पीस है, चाहे 1 करोड़ रुपए कोई दे, चाहे 2 करोड़ दे, चाहे 3 करोड़ दे, चाहे 4 करोड़ दे। देर इज नो चेंज इन द क्वांटिटी। व्हाट इज चेंजिंग इज ओनली द बिडिंग प्राइस। आई रिपीट चिल्ड्रन, व्हाट इज चेंजिंग इज ओनली द बिडिंग प्राइस। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन, खोपड़े में बात गई? तो फिर से यहां पे एग्जाम्पल प्लॉट करते हैं प्राइस एंड क्वांटिटी का। तो एट ऑल टाइम्स क्वांटिटी इज हाउ मच चिल्ड्रन? 1। चाहे कोई 1 करोड़ दे, चाहे 2 करोड़ दे, चाहे 3 करोड़ दे, चाहे 4 करोड़ दे, चाहे 5 करोड़ दे, प्राइस वुड रिमेन सेम। तो अगर
एक्स एक्सिस का आपका वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा, तो यू विल हैव व्हाट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल स्लोप। क्या आएगा चिल्ड्रन? और अगर y एक्सिस का वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है, देन यू विल हैव व्हाट इज कॉल्ड एज अ, ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ एक ही बात बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही बात बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल स्लोप। या थोड़ा इसको मैं डायरेक्ट इंटरप्रेट करूं, तो डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा होगा। क्वांटिटी आपने कहां पे प्लॉट की थी चिल्ड्रन? चिल्ड्रन क्वांटिटी वाज प्लॉटेड वेयर? एक्स एक्सिस पे। सो यू कैन से when change in x axis is constant, I repeat, change in x axis is constant, the slope will be vertical and parallel to y axis। लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया? और इसके पहले वाला जो एग्जांपल था जहां पे हमारा स्लोप चिल्ड्रन कुछ ऐसा था, तो ये कब आया था इसको भी मार्क कर लीजिए। when change in y axis is constant, the slope will be कैसा होगा चिल्ड्रन? horizontal and parallel to what? x axis। तो इसको लिख लीजिए, ये काम की चीजें हैं। समझ में आ गया? और इन चीजों का रियल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्लास 12 में माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। ठीक, पुट दिस फास्ट। तो फिर से एक बार सुन लीजिए चिल्ड्रन, ये बात फिर से क्लियर हो जानी चाहिए सबको। आपका जो प्राइस था यहाँ पे, ये हर बार 2-2 करोड़ था, ये सुनो चिल्ड्रन। तो ये ग्रीन वाली लाइन फॉर्म हो गई, चाहे एक पेंटिंग खरीदे, चाहे 2 खरीदे, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, द प्राइस वुड रिमेन सेम। जैसे पेट्रोल के केस में होता है, पेट्रोल पंप पे जाके कितना भी पेट्रोल खरीद लो, विल द पेट्रोल पंप वाला बी गिविंग यू एनी डिस्काउंट? नो, वो सेम प्राइस चार्ज करेगा। तो ये वाला शेप बनेगा पैरेलल टू विच एक्सिस चिल्ड्रन? एक्स एक्सिस। और अगर बिडिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप, बोली ऊंची लगती जाएगी, बट द यूनिक, द एंटी कमोडिटी दैट इज अवेलेबल, दैट इज ओनली सेम। तो स्ट्रेट लाइन जब भी बनेगी, स्लोप नहीं होगा, वो बोलते जरूर है स्लोप, बट इट इज प्रैक्टिकली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो वर्टिकल कब होगा? जब y एक्सिस में देयर इज नो चेंज, तो कैसा बनेगा चिल्ड्रन? वर्टिकल। एंड व्हेन x एक्सिस में देयर इज नो चेंज, तो कैसा बनेगा? ऐसा होगा, ऐसा होगा, उल्टा बोल गए। When change in x axis is constant, x का चेंज कांस्टेंट है, आई रिपीट, x का चेंज कांस्टेंट है। यहां पे देखिए क्वांटिटी कितनी है चिल्ड्रन? 1। कहां पे प्लॉट की गई थी क्वांटिटी? x एक्सिस पे। समझ में आ गया? तो स्लोप कैसा बनेगा? पैरेलल टू y एक्सिस। लॉजिक याद रहेगा? लॉजिक याद रहेगा? और यहां पे चेंज क्वांटिटी में हो रहा था, क्या कांस्टेंट था बच्चों? प्राइस। और प्राइस कहां प्लॉट की थी आपने? y एक्सिस में। समझ में आ गया? तो प्राइस सेम रहेगी, तो हमारा स्लोप कैसा होगा? पैरेलल टू x एक्सिस। लॉजिक अंडरस्टूड? फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। क्वांटिटी इज कांस्टेंट, क्वांटिटी इज कांस्टेंट, क्या शेप आएगा? वर्टिकल। प्राइस इज कांस्टेंट, क्या शेप आएगा? हॉरिजॉन्टल। तो y अगर कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल, x कांस्टेंट है तो वर्टिकल। लॉजिक वेंट वेल? पक्का? चलिए, यही चीज यहां पे भी थी। तो समझ में आ गया सम मैथमेटिकल टूल्स यूज्ड इन इकोनॉमिक्स। तो चैप्टर का सही नाम क्या मैंने आपको बता दिया, सम मैथमेटिकल टूल्स विच आर देयर टू कंफ्यूज आईसी क्लास 11 स्टूडेंट्स। समझ में आ गया? तो ये रेफरेंसेस लेके मैंने आपको समझा दी सारी चीजें। इन सारी चीजों का डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन आप 12वीं में पढ़ेंगे। चलिए, दैट्स ऑल फॉर